नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की शुरुआत कर रहे हैं। अध्याय 1 कैसे, कब और कहाँ, हमारे अतीत किताब का नाम है। मैंने एनसीईआरटी पढ़ी नहीं है और मुझे अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए एमपीपीएससी के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है ताकि मैं बेसिक्स को जो आधार है किसी भी विषय का उसे समझ सकूं। तो यहाँ पर मैं एनसीईआरटी को पढ़ रहा हूँ और पिछले एक डेढ़ साल से मेरा ये प्लान बन के चल रहा है कि मैं एनसीईआरटी पढ़ के कंप्लीट कर दूंगा और कभी लगा कि मैं एक महीने में ही पूरी एनसीईआरटी को ख़त्म कर सकता हूँ भाई। लेकिन यही बात मेरे दिमाग में डेढ़ साल से चल रही है और मैं अभी तक पूरी एनसीईआरटी को ख़त्म नहीं कर पाया हूँ। इसीलिए मैंने अपने आप को एक टास्क दिया कि क्यों ना मैं एनसीईआरटी के चैप्टर्स को पेपर में लिखूँ ताकि मैं अपनी राइटिंग प्रैक्टिस और स्पीड को भी बढ़ा सकूँ। साथ ही मैं अपने बोलने के तरीके को बेहतर कर सकूँ, कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर कर सकूँ, इम्प्रूव कर सकूँ और लोगों को भी ये समझा सकूँ कि कैसे हम अपने बेसिक्स को, अपने आधार को मजबूत करके किसी भी एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ खुद के ऊपर और आप इसमें शामिल हो रहे हैं। तो हम 12वीं तक की एनसीईआरटी को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं और इसी के साथ मैं कोशिश करूँगा कि 12वीं तक पहुँचते पहुँचते मेरी राइटिंग भी थोड़ी अच्छी हो जाए और मैं एक अच्छे तरह से आपको समझा पाऊँ सभी चैप्टर्स को, ताकि आपको भी इतिहास से प्यार हो जाए। हम इस वीडियो में, हम इस क्लास में, इस चैप्टर में ये समझेंगे कि इतिहास में तारीखों की क्या इम्पोर्टेंस होती है। हम ये समझेंगे कि क्यों हमें तारीखें याद करनी चाहिए, इतिहास को क्यों अलग अलग कालखंडों में डिवाइड किया जाता है। साथ ही इतिहास को जानने के लिए या फिर जो ब्रिटिश काल है वहाँ पर के इतिहास को समझने के लिए हमें किन किन चीज़ों की मदद लेनी चाहिए। तो आइए समझते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कैसे, कब और कहाँ तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहस चलती थी। अब समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याप्त पर्याय माना जाता था। अपने आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत ही उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद की बात करने लगते हैं। यानी कि समय के बदलावों को समझने के लिए हम जिस विषय का सहारा लेते हैं उसे इतिहास कहते हैं। यानी आज से 50 साल पहले हमारी जीवन शैली कैसी थी, कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी, उन्हें समझने के लिए हमें इतिहास की मदद लेनी होगी। और जब हम इतिहास और वर्तमान को समझते हैं तो इसके लिए हमें तारीखों की सहायता लेनी पड़ती है। क्योंकि आप अगर ये पता लगाना चाहते हैं कि आप कितने साल के हैं तो आपको अपने बर्थ ईयर से प्रेजेंट ईयर तक के बीच का टाइम निकालना पड़ेगा, तब आपको आपकी उम्र पता लगेगी। इसका मतलब आपको आपके बर्थ ईयर पता होनी चाहिए और वर्तमान ईयर पता होना चाहिए। इसी तरह अतीत और वर्तमान को समझने के लिए हमें तारीखों का सहारा लेना पड़ता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह सब ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी न कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई में ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन कब शुरू हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में भी यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह अखबार पढ़ते हुए आपके मन में यह सवाल उठा होगा और यह उत्सुक कर सकता है कि किस ज़माने में अखबार की शुरुआत हुई होगी, कैसे पहला अखबार छपा होगा, या फिर अखबार जब नहीं छपते थे तो लोगों को जानकारी कैसे मिलती थी।
इस तरह कई सारे प्रश्नों के सवाल जो अनायास ही यानी कि यूं ही खड़े हो जाते हैं, रैंडमली खड़े हो जाते हैं, इनके सवाल को खोजने के लिए हमें इतिहास की मदद लेनी पड़ती है। अब तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का क्या पैमाना होता है, यानी किस तारीख को हम महत्वपूर्ण माने, किस तारीख को हम महत्वपूर्ण ना माने। तो दोस्तों, घटना के हिसाब से तारीखों का महत्व बढ़ता घटता है। जब हम 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो यहाँ पर अन्य गवर्नर जनरलों की तुलना में लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड ज़्यादा महत्व रखने लगता है। इसी तरह जब हम बंगाल विभाजन की बात करते हैं तो यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड की तुलना में लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड ज़्यादा महत्व रखने लगता है। यानी कि घटना के हिसाब से तारीखों का महत्व घटता बढ़ता है। जो घटना उस विषय के हिसाब से जितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, उस तारीख का महत्व भी उतना ही बढ़ जाता है। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी कि अंग्रेजों के समय के भारतीय इतिहास पर एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को 3 खंडों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, यानी कि इन्होंने धार्मिक विभाजन करने का प्रयास किया और ये सिद्ध किया कि ब्रिटिश काल से पहले का भारतीय इतिहास अंधकारमय था। यानी कि जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने एशिया और अफ्रीका के लोगों को शिक्षित करने का और सभ्य बनाने का कार्य किया है। और जेम्स मिल अपने इस ग्रंथ में यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि ब्रिटिशर्स को और लंबे समय तक पूरे संपूर्ण भारत पर कब्जा कर लेना चाहिए और भारतीयों को सभ्य बनाना चाहिए, उन्हें बेहतर बनाना चाहिए। तो इस तरह के ग्रंथ भी हमें देखने को मिलते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय इतिहास को धार्मिक आधार पर बांटना सही है? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि सभी धर्मों को बराबर लेकर चलें और अन्य आधारों पर हम इतिहास का विभाजन करें? तो फिर यहाँ पर कुछ इतिहासकार जो कि जेम्स मिल का खंडन करते हैं, वो इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं जो कि हम अक्सर पढ़ते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो यहाँ पर भी ये सवाल खड़ा होता है कि जब यूरोप के संदर्भ में हम आधुनिक काल की बात करते हैं तो आधुनिक काल में लोकतंत्र था, नागरिकता थी, लोगों के पास अधिकार थे, साथ ही ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति थी। अगर हम ब्रिटिश काल को आधुनिक काल माने तो कहाँ हम आधुनिक थे? ना तो हमारे पास लोकतंत्र था, ना ही मौलिक या फिर किसी भी प्रकार के नैतिक कर्तव्य लोगों के पास थे और ना ही हमारे पास किसी भी प्रकार के विज्ञान या फिर नए आविष्कारों की खोज हो रही थी। तो हम इस धारणा को भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर सकते कि इस काल विभाजन के आधार पर भारतीय इतिहास को समझा जाए। कुछ इतिहासकारों ने जो ब्रिटिशर्स काल है या फिर जो 18वीं और 19वीं शताब्दी के बीच के जो 250 साल है, उन्हें औपनिवेशिक युग के रूप में बांटने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि ये औपनिवेशिक युग है क्योंकि हम अंग्रेजों की औपनिवेशिक यानी कि कॉलोनी के रूप में काम कर रहे थे। अब औपनिवेशिक क्या होता है, कॉलोनिज्म क्या होता है, इसे हम देखते हैं। इस किताब में आप यानी कि हम पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। वही रिपीट हो गया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमतों पर खरीदा और निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, और आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज और वह गैर तौर तरीकों में क्या बदलाव आए जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं। इस प्रक्रिया को औपनिवेशिकरण कहते हैं। तो यहाँ पर हम इस अध्याय में या फिर इस किताब में, इस क्लास में हम अंग्रेजों के विस्तार और उनके अलग अलग क्षेत्रीय
यानी कि जो उन्होंने स्थापित किए, उन्होंने मराठाओं को ख़त्म किया, सिखों को ख़त्म किया, दक्षिण भारत में उन्होंने नवाबों को हटाया, जो निज़ाम थे उन्हें हटाया। तो इस तरह से हम अंग्रेज़ों का विकास देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने भारत को अपनी मुट्ठी में किया। लेकिन जल्द ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं करते। इसलिए इस किताब को, यानी कि जिस किताब से हम इस लेसन को पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे, हमारे अतीत यानी कि कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। यानी हम इतिहास को देखेंगे कि इतिहास किसी एक विषय या किसी एक वर्गीकरण के आधार पर नहीं चल सकता, इसे कई आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। जैसे हम देखते हैं स्त्रियों का इतिहास या फिर सामाजिक इतिहास, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक इतिहास। इस तरह से किसी भी टाइम पीरियड में पर्टिकुलर क्या क्या घटनाएं घटित हो रही थी और उन घटनाओं का पिछले समय से और वर्तमान समय में क्या डिफरेंस है, ये समझने के लिए हमें उन्हें कालखंडों में बांटा जाता है। यानी कि अशोक के टाइम पीरियड को समझने के लिए, मौर्य काल को समझने के लिए इतिहास में हम एक अलग से मौर्य टाइम पीरियड करके समझते हैं और इसमें भी हम उसे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक में बांटते हैं। क्योंकि हम मौर्य काल को पिछले हुए वंशों, हर्यक वंशों या फिर जो नंद वंश था उनसे अलग, या फिर जो जनपद काल था उनसे हटके और आने वाले गुप्त वंश हो या फिर जो हंस हो, उन सभी से हम डिफरेंस में क्या समझ सकते हैं, दो चीज़ों को कड़ियों के बीच में कैसे जोड़ सकते हैं, ये समझने के लिए हम इतिहास को कालखंडों में बांटते हैं। अब हम जो 250 साल का अंग्रेज़ों का इतिहास रहा है उसे हम किस तरह समझ पाएंगे, तो हम जो उन्होंने प्रशासनिक अभिलेख लिखे, यानी कि जो उन्होंने चीज़ें लिखकर दस्तावेज लिखे जो इतने सारे हैं कि हम उनसे आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं, जो उन्होंने सर्वेक्षण करवाए अपने सुविधा के हिसाब से, लेकिन हम उनमें से भी अपने काम की चीज़ें निकाल सकते हैं। जो सरकारी रिकॉर्ड थे, गवर्नर जनरलों के पत्राचार थे, विभिन्न प्रकार के आवेदन थे, दस्तावेज थे, उनसे भी हम बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में समझा कि इतिहास की क्या वैल्यू होती है और तारीखों को हमें क्यों रटना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि घटना को समझने के लिए तारीखों को रटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आपकी शादी होगी या फिर आपकी गर्लफ्रेंड बनेगी तो वो आपसे पूछेगी पहली बार कि बताओ जानू हम पहली बार कब मिले थे, तो आपको डेट बतानी होगी, और अगर आप नहीं बता पाए तो आपका घंटा ढार हो जाएगा। इसी तरह किसी भी घटना की अगर हम तिथि नहीं बता पा रहे हैं तो हम कैसे प्रमाणित करेंगे कि वो घटना कब घटित हुई थी। हो सकता है कि वो 2 साल पुरानी घटना हो जो आप 200 साल पुरानी बता रहे हो, इसीलिए तिथियों के महत्व को आप समझ पाएंगे दोस्तों। तो ये उम्मीद मैं करता हूँ इस वीडियो के साथ ही कि मैं खुद को तो बेहतर तरीके से समझा ही पाऊँ और आपको भी बेहतर तरीके से समझा पाऊँ, और जल्द ही हम 12th तक की NCERT कंप्लीट करें और कुछ बेहतर सीखें और इतिहास से प्यार करने लगे। दोस्तों वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, कबीर दास जी कहते हैं जो जितनी मेहनत करता है उसे उसका उतना फल अवश्य मिलता है। गोताखोर गहरे पानी में जाता है तो कुछ ना कुछ लेकर ही आता है, लेकिन जो डूबने के डर से किनारे बैठे रहते हैं वो कुछ नहीं कर पाते। कबीर दास की यही बात है, इसीलिए डूबने की कोशिश कीजिए, उतरिए तो मझधार में, कंपटीशन में, तैयारी में, परीक्षा में, ज़िंदगी में। भले ही आप डूब जाएं लेकिन कुछ ना कुछ सीख कर ज़रूर बाहर निकलेंगे। फिर मिलेंगे अपने ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।